हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। यूपी एलटी ग्रेड के जीएसजीके की इस क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए बिना टाइम को गवाए हुए, क्योंकि अब हमारा एग्जाम बहुत नज़दीक है। अब हम आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए कभी नहीं कहेंगे। आपका मन होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप खुद से लाइक कर लेंगे, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट रख देंगे, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। क्योंकि अब एग्जाम पास है, अब हमें बस आपका सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम मेन मिशन ऑफ नासा न्यू स्पेस क्राफ्ट NEA स्काउट, यानी कि नासा का नया अंतरिक्ष यान NEA स्काउट का मुख्य मिशन निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पृथ्वी के निकट एक क्षुद्र ग्रह से आंकड़ा एकत्र करना, मंगल ग्रह पर पानी और नाइट्रोजन की खोज करना, शुक्र ग्रह पर जीवन की खोज करना, या फिर चंद्रमा पर जीवन की संभावना खोजना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, नासा का नया जो अंतरिक्ष यान है वो पृथ्वी के निकट एक क्षुद्र ग्रह से आंकड़ा एकत्र करना इसका कार्य था NEA का, जिसका मतलब है नियर अर्थ एस्टेरॉयड। स्काउट एक छोटा अंतरिक्ष यान है जो नासा यानी कि राष्ट्रीय वैज्ञानिक एवं अंतरिक्ष प्रशासन, जिसका हिंदी में फुल फॉर्म है, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म क्या है अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके द्वारा स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS रॉकेट के अंदर सुरक्षित रूप से स्थापित कर दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसके उद्देश्य बहुत से थे। यह नियर अर्थ क्षुद्र ग्रह की यात्रा करेगा, नियर अर्थ के सतह से संबंधित सभी छवियां एकत्रित करेगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पहला उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस वर्ष में आयोजित किया गया? उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया? तो मई 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की घोषणा की, और पहली बार जो मनाया गया वो 24 जनवरी 2018 को मनाया गया। 24 जनवरी 1950 को ही यूनाइटेड प्रोविंस के स्थान पर उत्तर प्रदेश इसे नाम मिला था। पहले इसी उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, DRDO द्वारा विकसित कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट का क्या नाम है? तो DRDO द्वारा जो कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट था उसका नाम था डिपकोवेन। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था। DRDO जिस भारत में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसका फुल फॉर्म है, इसके द्वारा एक कोविड-19 से बचाव के लिए किट बना था जिसका नाम डिपकोवैन था, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहले में राज्य है, दूसरे में खेल है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन से राज्य का कौन सा खेल है। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, LT ग्रेड देने जा रहे हैं, तो आपने उत्तर प्रदेश का करंट तो ज़रूर पढ़ा होगा। उत्तर प्रदेश का मतलब राजकीय खेल कौन सा है, हम सभी को पता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कबड्डी है, यानी कि 4 का हो गया 1। 4 का 1 आप देख लीजिए आपको किसी ऑप्शन में मिल रहा है कि नहीं। देखिए 4 का यानी कि डी का 1 एक में मिल रहा है, 2 में मिल रहा है, ठीक है। और दो, ये दोनों काट दीजिए। इसके अलावा अगर बात करें केरला की, तो केरला का जो लोकप्रिय खेल है वो एथलीट्स है, यानी कि 1 का 2, 1 का 4 है इसमें, 1 का 2 है इसमें, तो ऑप्शन सी ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अब इसको हम लोग मैच कर लेते हैं। केरला का एथलीट्स, आंध्र प्रदेश का बैडमिंटन, हरियाणा का कुश्ती और उत्तर प्रदेश का कबड्डी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने एक नई स्कूल बैग नीति शुरू की है? स्कूल बैग नीति लागू करने वाला जो राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश कहें, दिल्ली है, जो भारत की राजधानी दिल्ली या एक यूनियन टेरिटरी है। इसी ने जो है स्कूल बैग शुरू किया है, स्कूल बैग नीति जो है शुरू किया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। स्कूल बैग नीति क्या है? तो हाल ही में NCERT द्वारा स्कूल बैग नीति 2020 जारी किया गया, और इसके पालन हेतु सभी स्कूलों को परिपत्र जारी किया गया, जिसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई। जैसे इसमें कक्षा 1 से लेके 12th तक के छात्रों को होमवर्क तथा उनके बैग के वजन से संबंधित दिशा निर्देश शामिल किए गए, ठीक है। इस नीति के अनुसार 1 से 10 तक के छात्रों के बैग का वजन उस छात्र के वजन से 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। कक्षा 2 तक के छात्रों को कोई भी होमवर्क नहीं दिया जाएगा। इस नीति में ऐसे सारे गाइडलाइंस जो हैं वो जारी किए गए थे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण द्वारा छात्र में आया परिवर्तन परिलक्षित होता है।
अभिवृत्ति से, प्राप्त अंक से, उपलब्धि में या फिर अनुभव में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, उसके एटीट्यूड से, उसकी अभिवृत्ति से। शिक्षण छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का महत्वपूर्ण उपकरण है। अभिवृत्ति किसी विषय वस्तु के प्रति व्यक्ति के रुझानों, प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करता है। शिक्षण इन्हीं रुझानों या प्रवृत्तियों को परिवर्तित करता है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कोई व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है या उसके एटीट्यूड से पता चलता है, उसके अंक से, उसकी उपलब्धि से, उसके अनुभव से नहीं। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनोगत्यात्मक क्षेत्र के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को प्रतिपादित किया गया। किसने प्रतिपादित किया मनोगत्यात्मक क्षेत्र के शैक्षिक उद्देश्य? तो प्रतिपादित जिसने किया उनका नाम ब्लूम था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्लूम महोदय ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में वर्गीकृत किया। इनके वर्गीकरण का आधार बालक के व्यवहार में परिवर्तन, विकास एवं व्यक्तित्व है। ये 3 वर्गीकरण इस प्रकार हैं: ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य, भावात्मक पक्ष के उद्देश्य, मनोज्ञात्यात्मक पक्ष के उद्देश्य। ठीक, इनके ज्ञानात्मक उद्देश्य के 6 स्तर शामिल हैं। 6 स्तर कौन कौन से हैं? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। आयोग ने इसका उत्तर बी माना था कि इन्होंने हैरो ने इसको दिया मनोगत्यात्मक क्षेत्र में शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, लेकिन जो पूरी तरह से गलत था। हैरो ने नहीं दिया, बल्कि किसने दिया था? ब्लूम ने दिया था। किसने दिया था? ब्लूम ने। अगला क्वेश्चन, नैक यानी कि NACC का पूर्ण रूप क्या है? नैक का फुल फॉर्म पूछा है, नैक का फुल फॉर्म क्या है? तो नैक का जो फुल फॉर्म है वो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल नैक का फुल फॉर्म है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एन से नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल इसका फुल फॉर्म है नैक का। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नैक जो भारत के उच्च शिक्षा तथा अन्य शिक्षा संस्थानों को आकलन एवं प्रत्यायन यानी मान्यता का कार्य करती है। यह 1994 से बेंगलुरु में स्थापित हुई। अगर पूछा जाए नैक की स्थापना कब हुई? 1994 में। कहाँ पे हुई? बेंगलुरु में। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। अगला क्वेश्चन, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई? प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1966 में की गई, कोठारी आयोग की सिफारिश पे। तो आपको कहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन सी दिया है 24 जुलाई 1968। हाँ, कोठारी आयोग बना था 1964-66 में, तो इसी के आधार पर 24 जुलाई 1968 को प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो घोषित की गई थी। इसमें शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य असमानताओं को दूर करके सभी वर्गों को शैक्षिक अवसर की बराबरी पर जोर देना था। इस नीति के तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया गया। अगर पूछा जाए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस नीति के तहत लॉन्च किया, तो 1986 के तहत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया। इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। कौन सी शिक्षा नीति? शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ठीक है, बाकी इसका जो सही जवाब है कि 24 जुलाई 1968 को जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। अगला क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC का ऐसा गत्यात्मक पोर्टल जिसका लक्ष्य विद्यालय परिसरों में महिलाओं का सशक्तिकरण है को जाना जाता है। UGC केयर, ई-सर्ट्स, स्वयं प्रभा या सक्षम। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि सक्षम। विश्वविद्यालय आयोग ने महिलाओं में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वास बढ़ाने एवं एक सुरक्षित वातावरण हेतु एक पोर्टल की शुरुआत की। यह महिला सशक्तिकरण बढ़ाने एवं उनमें जागरूकता पैदा करने का गत्यात्मक पोर्टल है। बाकी अगर बात करें UGC केयर क्या है, तो UGC केयर जो है यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुसंधान की गुणवत्ता में आ रही गिरावट एवं फर्जी लेखों के प्रकाशन संबंधित समस्याओं को ध्यान रखते हुए इसकी शुरुआत की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संगणक के सॉफ्टवेयर सिस्टम का उदाहरण है? संगणक मतलब आप समझ रहे हैं, कंप्यूटर की बात की जा रही है। कौन सा कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर सिस्टम का उदाहरण है? फायरबॉक्स, विंडोज़ 98, टैली या फिर अबीरा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विंडो 98।
सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम का एक ऐसा समूह होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है तथा अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन में मदद करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण बहुत से हैं, जैसे विंडो 98, विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा, विंडो 10, विंडो 8, विंडो 11 आपने सुना होगा। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। जबकि पूछा है कि कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो इसमें से जो है वो कौन सा है, विंडो 98। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1 टेराबाइट मेमोरी समतुल्य होती है, एक टीवी किसके बराबर होती है? तो मैंने आपको बताया था, पहले सबसे छोटा होता है बिट। बिट कितना होता है? एक। बिट कितना होता है? एक। और 8 बिट जब मिलते हैं, 8 बिट जब मिलते हैं तो एक बाइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक बाइट बनाते हैं। और 1024 बाइट जब मिलते हैं तो एक केवी बनाते हैं। 1024 केवी जब मिलते हैं एक एमबी बनाते हैं। 1024 एमबी जब मिलते हैं एक जीबी बनाते हैं। 1024 जीबी जब मिलते हैं एक टीवी बनाते हैं। तो वही पूछा है कि एक टीवी किसके बराबर होता है? तो 1024 जीबी के बराबर होता है। 1024 जीबी कहाँ है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी इसको आप देख लीजिए। सबसे छोटा बिट, 8 बिट बराबर एक बाइट, 1024 बाइट बराबर एक केवी, 1024 केवी बराबर एक एमबी, 1024 एमबी बराबर एक जीबी, 1024 जीबी बराबर एक टीवी, 1024 टीबी बराबर एक पीबी, यानी पीबी फिर ईबी फिर जेडबी। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन क्या था? सी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में कुकीज़ क्या है? संगणक आप बार बार करेंगे तो भूल जाएंगे, कंप्यूटर याद रखिए। कंप्यूटर के संदर्भ में कुकीज़ क्या है? कंप्यूटर के बहुत अच्छे क्लासेस एक्सप्लेनेशन के साथ अभिषेक सर द्वारा केवीएस एनवीएस के लिए इसी चैनल पे लिया जा रहा है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, कुकीज़ क्या है? तो कुकीज़ टेक्स्ट फाइल जो वेब ब्राउज़र से प्राप्त सूचना देती है, उसी को कुकीज़ कहा जाता है। ऑप्शन डी बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में कुकीज़ एक प्रकार की टेक्स्ट फाइल है जो वेब ब्राउज़र से प्राप्त सूचना देती है। ये यूज़र के इंटरनेट इस्तेमाल के अनुभव को बेहतर करने का काम करती है तथा यूज़र से संबंधित कंटेंट उपलब्ध कराने में मदद करती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोडम प्रसारण के लिए कार्य में प्रयुक्त होता है। मोडम प्रसारण के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो मोडम प्रसारण के लिए असमकालिक और समकालिक दोनों ही प्रयुक्त होता है, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ई व्यापार प्लेटफॉर्म द्वारा व्यापार नहीं होता? अमेजन, टेलीग्राम, अलीबाबा या फिर टाटा क्लिक? तो आप सभी को पता है इससे होता है, इससे होता है, टाटा क्लिक से भी होता है। टेलीग्राम जो है ये कोई भी कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म नहीं है, यानी कि यहाँ पे किसी चीज़ का लेन देन नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक को जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया? कौन सा दशक जैव विविधता दशक के रूप में घोषित हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा 2011 से 2020 तक जैव विविधता दशक के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है घोषित किया गया। ठीक है, इसकी घोषणा 22 दिसंबर 2010 को हुई, जब जैव विविधता के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2010 पर जैव विविधता के नुकसान को कम करने अपना संकल्प पत्र पारित किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य कवक है, यानी कि वो कौन सा फंगी है जिसको हम खा सकते हैं? फंगी के बारे में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीजीटी टीजीटी लेवल या वनडे एग्जाम किसी भी लेवल में जहाँ साइंस पूछा जाता है, फंगी के, बैक्टीरिया के, एल्गी के, सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे इसी चैनल पे बायोलॉजी के क्लासेस, बॉटनी के क्लासेस में डिस्कस किए गए हैं, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें एगेरिकस क्या है, पेंसिलियम क्या है, म्यूकर क्या है, राइजोपस क्या है, सबके बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है एक्सप्लेनेशन के साथ। बाकी इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। एगेरिकस एक खाद्य कवक है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी ट्यूमर, हाइपोग्लाइसेमिक और अन्य रोगों को रोकने वाले यौगिक पाए जाते हैं। इसे ताज़ा और सूखा दोनों तरीके से यूज किया जाता है। इसमें बादाम के जैसी गंध आती है। ठीक है, आप लोगों ने वो खाया होगा, क्या कहते हैं, मशरूम, तो वो एगेरिकस की ही एक प्रजाति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्टेनसियास क्या है? स्टेनसियास क्या है? अर्जेंटीना के बड़े पशु फॉर्म, ब्राज़ील में छोटी भू संपत्ति, मलेशिया में बागान के क्षेत्र, या फिर पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापार अन्य के फॉर्म? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्जेंटीना के बड़े पशु फॉर्म। स्टेनसिया
भूमि का एक बड़ा निजी भूखंड है जिसका उपयोग खेती या मवेशी पालने के लिए किया जाता है। अब सब देखिए, ये सब ऐसे वर्ड होते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें सिर्फ प्रीवियस ईयर से ही मिल सकते हैं। हम कितना भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, केमिस्ट्री पढ़ लें, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जनरली हमारे मतलब बुक में भी नहीं मिलता है, हमारे टीचरों द्वारा भी नहीं पढ़ाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन हमें प्रीवियस ईयर से भी मिल सकते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। स्टेंसिया भूमि का एक बड़ा निजी भूखंड है जिसका उपयोग खेती और मवेशी पालने के लिए किया जाता है। यह कहाँ पे है? तो यह अर्जेंटीना के बड़े पशु फार्म को कहा जाता है। अ, दक्षिण अमेरिका में पंपास घास के क्षेत्र इसका विकास हुआ है। अर्जेंटीना में स्टेंसिया पशु बड़े फार्म के पैमाने पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, चेरनोबिल त्रासदी निम्नलिखित में से किस कारण से संबंधित है? चेरनोबिल त्रासदी यह बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। यह किसके कारण हुई थी? तो ये जो थी, ये रेडिएटिव रेडिएशन के कारण हुई थी, यानी रेडियोधर्मी विकिरण के कारण हुई थी। कब हुई थी? अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल परमाणु संयंत्र की घटना है। यूक्रेन में इस समय युद्ध चल रहा है, आप सभी को पता है। तो चेरनोबिल हो सकता है एक बार फिर से एग्जाम में देखने को मिल जाए कि चेरनोबिल कब हुआ था, तो 1986 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अधिक पाई जाती है? आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। जैव विविधता जो है ये ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन में अत्यधिक पाई जाती है। आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा एवं उच्च तापमान के कारण अधिक जैव विविधता पाई जाती है, जैसे अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन के संवहनीय वर्षा वनों में उच्च जैव विविधता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कांग्रेस से भी पवित्र एक और वस्तु है और वह भारतीय की स्वतंत्रता? यह बात किसने कही थी? लोकमान्य तिलक, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल या हकीम अजमल खान? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास, यानी कि CR दास के द्वारा यह बात कही गई थी कि कांग्रेस से भी पवित्र एक वस्तु है, वो है भारतीयों की स्वतंत्रता। आगे चल के चित्तरंजन दास ने 1 जनवरी 1923 को कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का मतलब कांग्रेस के विरोध में स्वराज पार्टी का गठन किया था। यहाँ सभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वो चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1 जनवरी 1923 को। अगला क्वेश्चन, किसने तत्कालीन स्वराज पार्टी को भारत की सबसे सुसंगठित पार्टी माना? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो अभी हम लोगों ने देखा स्वराज पार्टी को कांग्रेस के खिलाफ बनाए थे चित्तरंजन दास जी ने 1 जनवरी 1923 में। और किसने जो है इस पार्टी को भारत की सबसे सुसंगठित पार्टी माना? ब्रैडले, बार्केनहेड, इरविन या फिर CR दास? तो CR दास इसके संस्थापक थे। इन्होंने इसे भारत की सबसे सुसंगठित पार्टी नहीं माना। सुसंगठित पार्टी माना किसने? तो बर्केनहेड ने इसे जो है सुसंगठित पार्टी माना। अगर पूछा जाए स्वराज पार्टी को बनाने में चित्तरंजन दास की मदद कौन किए थे, तो मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, इन्होंने जो है इनकी मदद की थी। बाकी बर्केनहेड ने स्वराज पार्टी को भारत की सबसे सुसंगठित पार्टी माना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल का एक रूप नहीं है? यानी कि 3 कायांतरित सेल के उदाहरण है, एक नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बेसाल्ट। संगमरमर, ग्रेफाइट और सिस्ट ये कायांतरित सेल के रूप है, कायांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं, जबकि बेसाल्ट आग्नेय चट्टान है। ठीक है, जो ज्वालामुखी उद्गार के पश्चात तरल लावा के ठंडे होने से बनती है। अगला क्वेश्चन, महासागरीय जल में लवणता कब घटती है? जब वाष्पीकरण अधिक होता है, जब हवा का वेग अधिक होता है, जब भारी बारिश होती है या जब आर्द्रता अधिक होती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जब भारी बारिश होती है। महासागरीय जल में भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। 1884 ईस्वी में चैलेंजर अन्वेषण के समय डिटमार ने समुद्री जल से 47 प्रकार के विभिन्न लवणों का पता लगाया, जिसमें मुख्यतः 7 हैं। वो कौन कौन से हैं? सोडियम क्लोराइड, जिसे हम नमक के रूप में यूज करते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ब्रोमाइड, ये 7 थे। सागरीय लवणों की प्रति 1000 ग्राम जल में उपस्थिति लवण की मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है। महासागरीय लवणता का भारी वर्षा से व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, अर्थात जब महासागरीय जलीय क्षेत्र में वर्षा अधिक होगी तब लवणता की मात्रा घटती है, लेकिन जब वर्षा कम होगी तो लवणता की मात्रा क्या होगी? बढ़ती है।
ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अरावली श्रृंखला किस पर्वत निर्माण काल से संबंधित है? इसको स्टार मार्क करिएगा, क्योंकि करंट में अरावली पे बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है। और अरावली जो है ये हमारे सबसे पुराने पर्वतों में से एक है। अरावली की ही रायसीन हिल्स पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। अरावली 4 राज्यों में फैली हुई है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली। और अरावली के ही काटने छाटने पर इस समय बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है। पूछा है कि यह पर्वत निर्माण किस अरावली श्रृंखला किस पर्वत निर्माण काल से, मतलब किस काल से संबंधित है? तो ये जिस काल से संबंधित है उसे कैलिडोनियन काल कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला कैलिडोनियम पर्वत निर्माण काल से संबंधित है। कैलिडोनियम पर्वतों का निर्माण सिल्यूरियन, डिवोनियन तथा पर्मियन युगों में हुआ। स्कॉटलैंड के प्राचीन पर्वत कैलिडोनिया के आधार पर तत्कालीन समयों में निर्मित सभी पर्वतों को कैलिडोनियम क्रम के पर्वत कहा गया। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में शामिल है भारत सरकार, भारत की संसद, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर स्थानीय अथवा सभी अन्य प्राधिकारी या उपयुक्त सभी। तो राज्य की परिभाषा में ये सभी आते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य में शामिल भारत की सरकार, संसद, राज्यों के प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत राज्य क्षेत्र के भीतर स्थानीय अथवा सभी अन्य प्राधिकारी आते हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो इसी भाग 3 को कहते हैं। भाग 3 कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से 35 तक है। इसी में है आर्टिकल 32 जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 48 का किससे संबंधित है? 48 का किससे संबंधित है? बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, जीवन स्तर को उच्च करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार में के कर्तव्य से, वन तथा वन्यजीवों के संरक्षण से, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देने से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वन तथा वन्यजीवों के संरक्षण से संबंधित है 48 का 48 का मतलब ऐसे जो होते हैं जैसे का, खा, ये सब जो हो गए ये बाद में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े जाते हैं। तो ये भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 48 का जो है वो जोड़ा गया, जो पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन जीवों के रक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक बजट प्रस्तुत किया गया? अनुच्छेद यानी आर्टिकल 4 का ए, आर्टिकल 19(1), आर्टिकल 20 का ए या फिर आर्टिकल 21 का ए। सब भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कार्योत्तर, एक मिनट रुक जाइए, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक बजट प्रस्तुत किया गया? आर्टिकल 110, 112, 115 या 118? सॉरी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 112। संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाता है, जिसे सामान्य भाषा में वार्षिक बजट कहा जाता है। यह एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब आया? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में आया था, जब हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ था। अगला क्वेश्चन, बजट के बारे में किस आर्टिकल में कहा गया? तो 112 में। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कार्योत्तर कानूनों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 20 का 1 में जो है आर्टिकल 20(1) के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण न किया हो तथा उस समय अपराध किए जाने के लिए दंड अधिरोपित की जा सकती है, वह उससे अधिक सस्ती का भागी नहीं होगा। इसे कार्योत्तर कानून के संरक्षण कहा गया, जो आर्टिकल 20 के 1 में है। अगला क्वेश्चन, 1944 में अग्रणी व्यापारी और उद्योगपति JRD टाटा और GD बिरला ने भारत के आर्थिक विकास हेतु एक योजना प्रस्तावित की। उस योजना को क्या कहा गया? बॉम्बे प्लान, जनश्री योजना, सर्वोदय योजना या फिर भाखड़ा योजना? सही जवाब ऑप्शन ए, बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान योजना
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देश के 8 बड़े उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तावित आर्थिक विकास हेतु एक योजना थी। इस योजना में JRD टाटा, घनश्याम दास बिरला, अर्देशीर दलाल, लाला श्रीराम, कस्तूरभाई लाल भाई, अर्देशीर दर्भ श्राफ, सर पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जॉन मथाई शामिल थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आज के 30 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।